So here you can see the syllabus. Semester, yes, pay attention here. तू नहीं देख रहा है? Join किया है? Okay. Semester 5 is there and semester 6 is there. अगर मतलब ज्वाइन नहीं करेगा, किसी के साथ बैठ के कर रहे तो भी चलेगा, चलेगा, ठीक है, हाँ। सी तो सेमेस्टर 6 में जो तुम्हारा इकोनॉमिक्स है, दिस इज इन द लिस्ट ऑफ इलेक्टिव कोर्सेज। हाँ, तो इलेक्टिव कोर्सेज में एनी 4 में से एक सब्जेक्ट है तुम्हारे लिए, दैट इज इकोनॉमिक पेपर 3 एंड इट इज इंडियन इकोनॉमी। सर यहाँ पे व्यू क्या है इकोनॉमिक सिलेक्ट करने का, बिकॉज व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर सीए एट दैट टाइम जनरली यू पीपल हैव टू गिव द इकोनॉमिक एग्जाम्स आल्सो, वहाँ पे इकोनॉमिक सब्जेक्ट भी रहता है। तो जैसे ही तुम लोग अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में स्पेशलाइज कर रहे हो, सो वी आर एक्सपेक्टिंग यू पीपल मस्ट बी प्लानिंग फॉर सीए आल्सो। तो इसके लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट वहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है आप लोगों के लिए। ओके, अभी इकोनॉमिक्स में क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। See, in economics paper 3, it is called as the Indian economy. What you have studied in your first year, that was micro. आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था, and in second year you study about the macro economics, MACR. Okay, and now in the third year, it is not micro and macro, it is all Indian economy. So when we are saying about the Indian economy, it is basically comes under macroeconomics only, because हम लोग पूरे इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। Okay, but here though we are talking about the full economy, but here we are basically focusing on the Indian economy only. तो जो भी पॉलिसी बनाई है इकोनॉमिक पे, जो भी बजटिंग होता है वगैरह, वो पूरा इंडियन इकोनॉमी में कैसे होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। सो देयर आर टोटल 4 मॉड्यूल। दिखने के लिए 4 मॉड्यूल है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब तुम लोग डिटेल सिलेबस देखोगे तो पता चलेगा। ओके, सो द फर्स्ट मॉड्यूल इज अबाउट इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चरल सेक्टर। देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या पढ़ना है, डेमोग्राफिक फीचर, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल प्राइसिंग, एग्रीकल्चरल फाइनेंस, मार्केटिंग एंड नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी। आपको मैं बोलूं, अगर आप लोग टेक्स्ट बुक देखोगे तो जो पहला मॉड्यूल है ना, वो आपका है ना, मतलब आधा बुक तो लेता रहेगा, इतना ज्यादा बड़ा है फर्स्ट मॉड्यूल ओनली। बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू टीच ऑफलाइन टू द स्टूडेंट, तो फर्स्ट मॉड्यूल को कंप्लीट करते करते ही हम लोगों का 1-1.5 महीना उसके अंदर ही जाता था। दिस इज क्वाइट बिग मॉड्यूल, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे पॉलिसीज वगैरह है, एंड एग्रीकल्चर सेक्टर इज ए बेसिक सेक्टर। यहाँ पे ये सब्जेक्ट को, मतलब इंडियन इकोनॉमी पढ़ने के लिए अगर आपको ऑफलाइन में एग्जाम होता है, तो आप लोगों को ना डेटा बहुत बाहर करना पड़ेगा। डेटा बाहर करना पड़ेगा मतलब कि कौन से ईयर में कितना वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर का क्रॉप प्रोडक्शन था, ये पर्टिकुलर साल में क्यों वहाँ पे ठीक से नहीं हुआ करके। सो दैट परसेंटेज यूनिट टू बाहर, यही डिफिकल्टी लेवल है। बाकी अगर वो नहीं लिखोगे, सपोज आप लोगों ने अगर डेटा नहीं लिखा, तो मार्क्स नहीं मिलेगा ऐसे नहीं रहेगा, मार्क्स यू विल गेट दैट। लेकिन जब हम लोग डेटा के वे में प्रेजेंट करते हैं तो मार्क्स थोड़ा ज्यादा अच्छा मिलता है। इसके लिए डेटा उन्होंने 5-6 साल का डेटा दिया रहेगा, उतना नहीं पढ़ने का। जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी उसी टाइम पे आपको बताऊंगी कि कौन सा ईयर को कंसिडर करो और कौन सा, दो दो ईयर दिखाएंगे, तो वो 2 ईयर को कंपैरिजन करके एक्सप्लेन करेंगे, वैसा करना। पूरे पूरे तुम लोगों को 10 साल तक क्या क्या हुआ था वो डेटा बाहर करने की जरूरत नहीं। बट द प्रॉब्लम इज व्हाट, दो इट इज ओनली फॉर 2 ईयर, लेकिन हर एक क्वेश्चन में वो रहेगा, तो वो तो कंफ्यूजन होने ही वाला है। तो इसके लिए मैं आपको वैसे भी बता कर रखूंगी कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसका डेटा एकदम क्लियर रखो। अदरवाइज बाकी वाला अप्रोक्सीमेटली लिखोगे तो भी चलेगा। आर यू गेटिंग मी स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट? यस, या मैम। देखिए तो ये जो फर्स्ट मॉडल है ये बहुत बड़ा है, बट आई विल मेक श्योर कि मैं तुम लोगों को पूरा इन डिटेल जाने से बेटर रहेगा। जो जो मुझे लगता है कि एग्जाम पढ़ने में से इम्पोर्टेंट है वही हम लोग ठीक से पढ़ेंगे, बिकॉज हम लोगों को सिलेबस भी जल्दी खत्म करना है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर इज क्वाइट गुड, मतलब तुम लोग आराम से कर भी पाओगे। बस यहाँ पे मेन क्या रहेगा, ग्रोथ एंड पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, ये थोड़ा पूरा क्वांटिटेटिव डेटा के बेस के ऊपर रहेगा। नेक्स्ट जो रहेगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। और तुम लोगों को इसके अंदर स्मॉल स्केल सेक्टर क्या होता है, जैसे कि मीडियम स्केल क्या होता है, लार्ज स्केल सेक्टर क्या होता है, उसके बारे में स्टडी रहेगा।
ओके, सो दिस वन यू हैव टू स्टडी। अगर हम लोग बुक के हिसाब से जाएंगे और आप लोगों को लगता है कि अरे मैम ये वाला क्वेश्चन नहीं लिया, देन समझ जाने का दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन जब हम लोग ऑब्जेक्टिव स्टडी करेंगे, ठीक है, तो वो सब कुछ स्टडी करेंगे हम लोग। ऑब्जेक्टिव हम लोग भी पढ़ते रहेंगे, लेकिन वो पूरा स्टडी करेंगे। ऑफलाइन एग्जाम रहेगा तो कौन सा प्रिपेयर करके जाना है क्वेश्चन, उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट है सर्विस सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर। ये भी बहुत बड़ा है, उन्होंने एक पूरे मॉड्यूल को एक्चुअली दो सेक्शन में डिवाइड किया है। वन इज द सर्विस सेक्टर एंड देन द एक्सटर्नल सेक्टर। तो यहाँ पे देखो, आप लोग देखोगे सर्विस सेक्टर में नेचर एंड स्कोप ऑफ सर्विस इंडस्ट्री, तो उसका एक अलग से चैप्टर रहेगा। देन बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए अलग से चैप्टर, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए अलग से चैप्टर रहेगा। तो ये बहुत बड़ा तुम्हारा मॉड्यूल हो जाता है अगर टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखोगे तो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी जो जो इम्पोर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग जाएगा। लेकिन हेल्थ केयर इंडस्ट्री है जैसे कि, तो फिर उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके क्या मतलब रिसेंट ट्रेंड्स वगैरह वो सब पढ़ने पड़ते हैं। तो थोड़ा उसी पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट है, अदरवाइज ओके। देन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में है स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये आप लोगों ने ना स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। बैलेंस ऑफ पेमेंट तुम लोगों ने पढ़ा है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एफडीआई मतलब क्या रहता है, डैड यू नो। आई थिंक सार्क, एशियन, डब्ल्यूटीओ आप लोगों ने पढ़ा रहेगा। तो इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगा आपको समझाने के लिए या फिर पढ़ने के लिए भी, दैट यू विल मैनेज। लेकिन पूरे मॉड्यूल में से, पूरे सिलेबस में से ओनली द फर्स्ट मॉड्यूल एंड द थर्ड मॉड्यूल आर द बिगर मॉड्यूल, उसके अंदर बहुत ज्यादा पॉइंट्स आते हैं। नेक्स्ट ईयर मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग भी तुम लोगों के सिलेबस में, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कुछ ना कुछ सब्जेक्ट रहेगा जिसके अंदर तुम लोगों ने सेवी के बारे में पढ़ा रहेगा। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है वो इकोनॉमिक्स में भी तुम लोगों ने पढ़ा है। ओके, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट करके सब्जेक्ट था तुम लोगों को, हाँ, तो उसके अंदर पढ़ा रहेगा। कमर्शियल बैंकिंग क्या होता है, यू नो इट वेरी वेल। सो दिस मॉडल विल नॉट बी क्वाइट न्यू टू यू, ये भी तुम लोग कर पाओगे। अभी देखो इसके अंदर डिफिकल्टी लेवल कुछ भी नहीं है, ये सब जनरल है। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर है तो जनरल है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है तो जनरल है, सर्विस सेक्टर है, फॉरेन सेक्टर है वो करोगे। मनी एंड बैंकिंग तुम लोगों का आता है, तो कोई नया ऐसा नहीं है। बस अभी जो मैं स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, अगर तुम लोगों को इकोनॉमिक्स में स्कोरिंग करना है इंडियन इकोनॉमी में, तो क्या स्कोरिंग का स्ट्रेटेजी होना चाहिए। दिस ऑल जनरल कॉन्सेप्ट एज यू कैन राइट बाय अप्लाइंग योर माइंड ऑल्सो ओवर। तो आप लोगों को क्या करना है, जब एक एक क्वेश्चन हो जाएगा ना, उसके बाद में आप लोग एक नोट बना, मतलब एक बुक बनाओ। बुक में पूरा डिटेल नोट्स लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज डिटेल नोट्स वी आर ऑलरेडी सेंडिंग यू। आप लोग जस्ट क्या करोगे, उसके जो सब पॉइंट रहेंगे ना वो आप लिखते जाओगे। एक क्वेश्चन लिखो, इंट्रोडक्शन मीनिंग लिख के रखो, इंट्रोडक्शन भी, हाँ एक लिख के रखो इंट्रोडक्शन, 3-4 लाइन वाला इंट्रोडक्शन लिख के रखो, मीनिंग लिख के रखो, और उसके जो सब पॉइंट रहेंगे वो सब पॉइंट लिख के रखो। जब एग्जाम रहेगा तो उसी एक बार तुम लोगों को इंट्रोडक्शन पता लग गया, मीनिंग क्या है वो पता लग गया, तो उसका जो सब पॉइंट है वो तुम लोग इंटेलिक्ट कर पाओगे ना उसके साथ अपने ओन वर्ड्स में। तो वैसा करो, ठीक है। देन यू आर एबल टू कवर मेनी सब पॉइंट। जितना ज्यादा सब पॉइंट रहता है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दिए जाते हैं, एंड दिस इज टोटली थ्योरेटिकल वन। तो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन 7 या 8 मार्क के लिए आता है, जस्ट इमेजिन करो तुम लोग उसके लिए 10 पॉइंट लिख पाते हो, तो वहां पे किसी भी एग्जामिनर को अथॉरिटी नहीं कि आपको 5 मार्क्स दे करके। दे हैव टू गिव आउट ऑफ 8, दे हैव टू गिव यू 7 मार्क्स। अगर तुम लोग वहाँ पे ज्यादा पॉइंट्स लिख रहे हो, उसके अंदर भी अगर आप लोग डेटा डाल रहे हो, कुछ वहाँ पे डेटा एंट्री कर रहे हो कि ये पर्टिकुलर ईयर में क्या था करके, ऐसे अगर तुम लोग 2 भी साल का लिख रहे हो, अभी 1 साल का भी लिख रहे हो, तो भी वो प्लस पॉइंट रहता है, तो वो स्कोरिंग के लिए अच्छा रहेगा। सी इंटरनल के लिए आई एम देयर, आई विल गोइंग टू गाइड यू, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, वो सब मैं बता के रखूंगी। सो इंटरनल विल नॉट बी इश्यू फॉर यू। एक्सटर्नल में इट विल बी ऑल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी साइड। ओके, इफ दे आर कॉलिंग अस टू प्रिपेयर द पेपर, फिर भी गारंटी नहीं रहता कि जो हम लोगों ने पेपर बनाया वही सिलेक्ट होगा करके। आर यू गेटिंग मी। बट वी नो इट वेरी वेल, बिकॉज ऑलरेडी इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो हम लोग को पता रहता है कि कौन सा क्वेश्चन आता है कौन सा नहीं आता है करके। सो दैट वे वी विल गोइंग टू गाइड यू। तो आप लोगों को उसी के ऊपर फोकस करना है, और जो जो क्वेश्चन में हर दिन पढ़ाऊंगी वो तुम लोगों के लिए एक असाइनमेंट के फॉर्म में क्या रहेगा, उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड सब पॉइंट लिख के रखने का। और ये सब आप लोग मुझे गूगल क्लासरूम में शेयर करो हर दिन पे, तो मैं देखती जाऊंगी कि सब लोग, तुम लोग बराबर से वैसे नोट्स को मेंटेन कर रहे हो और नहीं कर रहे, इतना ही करो। और एग्जाम के टाइम पे जैसे 2 दिन बाकी रहेगा एग्जाम या 1 दिन बाकी रहेगा, उस टाइम पे भी तुम लोग सब पॉइंट बाहर करोगे तो भी सफिशियंट हो जाएगा। ओके, बिकॉज सिलेबस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे एज एन इम्पोर्टेंट। तो इतने सारे क्वेश्चन का एकदम डिटेल स्टडी करना, डिटेल बाहर करना तो पॉसिबल नहीं है।
प्रैक्टिकल स्पीकिंग नॉट पॉसिबल। भले कोई कितना भी होशियार रहने दो, लेकिन इतना बड़ा बुक का इतने सारे पॉइंट्स का हर एक सब पॉइंट ध्यान में रखना, उसका एक्सप्लेनेशन ध्यान में रखना, नॉट एट ऑल पॉसिबल। इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, सब पॉइंट में क्या आएगा। इवन मैं भी जब पढ़ाऊंगी तो पूरा इन जनरल में आपको बताऊंगी कि इसमें कैसे लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए करके, उस हिसाब से तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना। ठीक है, टेंशन मतलब, बिकॉज आई थिंक तुम लोगों के सारे सब्जेक्ट अभी प्रैक्टिकली है ना, क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट है। ओनली इकोनॉमिक्स इज द थियरी सब्जेक्ट, एम आई राइट? तो इकोनॉमिक्स के लिए तुम लोग बहुत डरते हो, मतलब तुम लोग इन द सेंस अभी तक का एक्सपीरियंस है, जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो लोग हमेशा इकोनॉमिक्स को डरते थे, मैम बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। बिकॉज जनरली क्या होता है, क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट रहता है, तुम लोग उसकी प्रैक्टिस करते रहते हो और फिर थ्योरी के पीछे इतना ध्यान नहीं देते हो, और जब एग्जाम आ जाते हैं तो फिर स्ट्रेस आ जाता है कितना ज्यादा पढ़ना है करके। तो मैं तो मतलब बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देती थी, भले वो यूनिवर्सिटी का एग्जाम रहने दो, लेकिन जो मैंने दिया हुआ रहता है वही बेसिकली आता है। तो इसके लिए यू डोंट वरी ऑन दैट पार्ट कि मैम ने बोला लेकिन आएगा नहीं, तुम्हें पूरा पूरा पढ़ना है क्या, कोई करने की जरूरत नहीं। जितना मैं बता रही हूँ उतना ही क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो, और मैं तुम लोगों को हर मॉड्यूल का है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के भी बताऊंगी। जैसे फर्स्ट, जैसे मैं अभी मॉड्यूल नंबर 1 स्टार्ट करने वाली हूँ, तो मॉड्यूल नंबर 1 में कितने क्वेश्चन हम लोगों को स्टडी करने, वो पहले से हम लोग बता के रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके हिसाब से फर्स्ट मॉड्यूल का क्वेश्चन रेडी रहेगा। तो आप लोगों को बस क्या करना है, अपने हाथ में नोटबुक रखना है। सो वेन एवर आई एम टेलिंग दैट आप लोगों को लिखना रहेगा, मतलब जो हम लोग बुक्स बनाने वाले हैं ना इकोनॉमिक्स के लिए, तो वहां पे तुम लोग फर्स्ट पेज पे जैसे कि फर्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट पेज पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो लिख के रखो। फिर सेकंड पेज से जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो जो मैं पढ़ाऊंगी, उसका तुम लोग इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड सब पॉइंट लिखो। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड सब पॉइंट। इस वजह से तुम्हें अपना नोटबुक मेंटेन करना है। इट इज नॉट द काइंड ऑफ असाइनमेंट टू यू, ये बस तुम्हारे हेल्प के लिए बता रही हूँ। आप लोगों को कंप्लीट नहीं करोगे तो मैं मारूंगी, मैं कम मांगूंगी, ये सब बोलने की बात है। ये सब तुम्हारे लिए है, तो तुम लोगों को मेंटेन करना है। विल यू डू दैट ऑल ऑफ यू? ऑफलाइन स्टूडेंट्स आर सेइंग यस, व्हाट अबाउट द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस, Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। एकदम जोश में बोला तूने यस मैम करके, मैं पहले तेरा ही बुक चेक करूंगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस इंडियन इकोनॉमी। आज बस मुझे तुम लोगों के साथ यही डिस्कशन करना था। टेल मी एनी अदर शॉर्टकट वे विच यू वांट कि मैं उसके हिसाब से स्टडी मतलब आपको पढ़ाऊँ करके, एनी अदर वे? नहीं, इसके अंदर प्रैक्टिकल सम नहीं है, नहीं। फर्स्ट ईयर को थे ना प्रैक्टिकल सम इकोनॉमिक्स में, 2-3 रहते थे, लेकिन इसके अंदर कोई प्रैक्टिकल सम नहीं है, दिस इज टोटली थियोरेटिकल वन। इसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा आप लोगों को, पढ़ना पड़ेगा मतलब कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई स्टूडेंट मगअप करे और मगअप करके लिखे, उसमें कोई मीनिंग नहीं रहता। और कितना मगअप करोगे तुम लोग, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, उससे ज्यादा 10 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स, चलो बोल दिया, 50 क्वेश्चन मगअप कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। इसके लिए कॉन्सेप्ट को समझो, सब पॉइंट को समझो, हो जाएगा बराबर से। ओके स्टूडेंट, अच्छा चैट में क्या लिखा है? हाँ मैं वैसे ही करने वाली हूँ, ओमकार ने लिखा हुआ है कि ओमकार इधर से कोई है, नहीं है ना? हाँ, सी ओमकार ने यहाँ पे कहा है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाँ जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो, क्योंकि ना बुक में बहुत ज्यादा दिया हुआ है, हम लोग इतना नहीं करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वही हम लोग पढ़ेंगे। बिकॉज क्या रहता है, अगर मैं बुक का हर एक पॉइंट को लेते जाऊंगी ना तो अपना सिलेबस होगा ही नहीं कंप्लीट। तो फाइनली हम लोगों को एकदम भागना पड़ेगा। इवन आपको ये भी बता थी कि अगर हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी लेते हैं फिर भी सिलेबस खत्म होने के लिए डिफिकल्टी होता है, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा है उसके अंदर। और कैसे बहुत ज्यादा, जनरली ये प्रॉब्लम क्यों होता है, क्यों इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए? बिकॉज है ना, तुम लोगों का सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो जब पेपर सेटर रहते हैं ना उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। अच्छा ये साल में ये नहीं पूछा ना तो अभी ये पूछ लेते हैं करके। अगर सिलेबस थोड़ा कम रहता है ना तो वहां पे रिपीटेटिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहते हैं, ऐसा हो जाता है। सिलेबस ज्यादा होना ये तुम्हारे लिए नेगेटिव पार्ट यहाँ पे होगा। बट एनीवेज तुम लोग जो फ्यूचर के लिए प्लान करो, सीए के लिए, एमबीएस के लिए, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एक बार तुम लोग ये इकोनॉमिक्स, इवन जो इकोनॉमिक्स अभी तुम लोग पढ़ने वाले हो, ये यूपीएससी एमपीएससी एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। उसके लिए भी इसके अंदर से क्वेश्चन आता है। अगर आप लोगों ने नोट किया रहेगा, किसी ने स्टार्ट किया पढ़ाई यूपीएससी एमपीएससी का अभी तक? रेफरेंस बुक देखा है कभी किसी ने? नहीं देखा अभी तक? क्या करने वाले फ्यूचर में? हाँ, सीएस करोगे? सीए सीएससी, ओके।
तो उसके अंदर इकोनॉमिक्स रहता है लेकिन ना, लेकिन उसके अंदर इकोनॉमिक्स मैंने उसका सिलेबस नहीं देखा है, बट मेरे हिसाब से माइक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह माइक्रो इकोनॉमिक्स ज्यादा रहता है कंपेयर विद द इंडियन इकोनॉमी। मैक्रो कम रहता है, माइक्रो ज्यादा रहता है अपना फर्स्ट ईयर वाला। हाँ एग्रीगेट। तो तुम लोग बोल रहे कि सीए में माइक्रो ज्यादा रहता है एंड सीएस में यू आर सेइंग एग्रीगेट वाला मतलब मैक्रो वाला ज्यादा रहता है, तो फिर वो अपना सीए वाला इकोनॉमी ज्यादा इजी है, बिकॉज मैक्रो में नहीं, मैक्रो में बहुत ज्यादा रहता है, बहुत कवर करने के लिए तुम लोग सेकेंड ईयर में थे करके तुम लोग को थोड़ा दिया वो लोगों ने, अदरवाइज मैक्रो इज वेरी वास्ट। तो सोचना मतलब उन्होंने एग्रीगेट पार्ट लिया, मतलब वो हर एक चीज को कवर करेगा एग्रीगेट में, लेकिन तुम लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है करके तुम लोगों को लिमिटेड दिया। नाउ यू कैन सी थर्ड ईयर में जैसे तुम लोगों को पूरा पढ़ा तो उन्होंने कितना दे के रखा हुआ है, ये भी इंडियन इकोनॉमी में कम है ऐसे देखा जाए तो, इकोनॉमी इससे भी ज्यादा बड़ा है जो मतलब, बिकॉज आई एम इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन तो मुझे पता है कि इकोनॉमी में कितने कितना ज्यादा क्या क्या अलग रहता है करके, तो उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि ये भी जो है वो इन जनरल दिया हुआ है, अगर इकोनॉमिक्स आप लोग डिटेल में जाओगे ना तो इससे भी ज्यादा बड़ा रहता है। ओके। हाँ यहाँ पे मुझे ओमकार ने क्या कहा है, हाँ करेक्ट है कि हम लोग मॉड्यूल को थोड़ा जल्दी मतलब वीकली तो मुझे नहीं लगता कंप्लीट होगा मॉड्यूल अपना, वीकली कोई मॉड्यूल कंप्लीट नहीं होगा, चैप्टर वी कैन कंप्लीट इन अ वीक बट मॉड्यूल वी कैन नॉट कंप्लीट इन अ वीक। मॉड्यूल के लिए तो मतलब फर्स्ट मॉड्यूल के लिए तो टाइम जाएगा ही जाएगा, आई थिंक सेकंड मॉड्यूल के लिए हाफ मंथ विल बी ओके, अगर बराबर से लेक्चर मिले तो, अदरवाइज फिर गारंटी नहीं उसका भी। ओके नहीं ना, वो लास्ट में रख के क्या मिलेंगे, तभी भी करना है अभी भी करना है। नहीं दिस इज टोटली अबाउट द एग्रीकल्चर पॉवर्टी के बारे में, तुम लोगों ने 11th में पढ़ा रहेगा, देखो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, क्या पॉलिसीज है करके, ऐसा ही पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम क्या होती है सब पढ़ा है ना तुम लोगों ने 11th के इकोनॉमिक्स में, वो है वहां पे, तो ये इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, मतलब तुम लोग का पढ़ के भी हो जाएगा, उसके बाद में तुम लोग 2-3 महीने के बाद भी बुक ओपन करोगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगी, कोई यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं है, इट्स ऑल जनरल, बस बहुत ज्यादा पढ़ना है, बहुत ज्यादा ध्यान में रखना, यही डिफिकल्ट है, बाकी कुछ नहीं। ओके ओमकार, आई ट्राई कि जितना जल्दी हो जाएगा उतना हम लोग कवर अप करेंगे, बट जो जो इम्पोर्टेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जाएंगे, अभी तो वैसे डिसाइड करेंगे। ओके, एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी स्टूडेंट? यस, चलो बताओ मुझे, सब लोग कभी आने, अभी तक का मैक्सिमम स्टूडेंट कितने ऑफलाइन में? 6-7 इज द मैक्सिमम रिकॉर्ड, मंडे से ज्यादा लोग आने वाले हैं। यस, वेरी गुड, तो यहाँ में से कौन कौन आने वाला है? अच्छा बुक खरीदना है तुम लोगों को, मैं पीडीएफ भेजने वाली हूँ, लेकिन ना बुक खरीदना है तो खरीदो, अदरवाइज लेटेड भी, जिसके पास ज्यादा पैसे वो लोग खरीद लो। हाँ, गूगल क्लासरूम में नोट्स आएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर, जब तक तुम लोग सारे लोग नहीं आते तब तक रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं भेजेंगे, पनिशमेंट है तुम लोगों के लिए वो, ठीक है? तो इसके लिए अगर बुक्स खरीदना भी है, अगर कोई खरीदना चाहता है देन गो विद द मनन प्रकाशन, ठीक है? मनन प्रकाशन का इंडियन इकोनॉमी खरीद के रखो अगर खरीदना है तो, मैं तो सजेस्ट करूंगी मत खरीदो, बिकॉज बुक बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा कॉस्टली रहेगा, तो उतना ही पैसा सेव करो, और फिर क्या खरीदोगे उसी पैसे से? बर्गर खरीदोगे? राइट, ठीक है चलेगा। ओके, एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी स्टूडेंट? नथिंग। तो मंडे को अगर ज्यादा लोग आएंगे तो हम लोग फिर से मिलेंगे। मंडे को कौन कौन आ रहा है, रेज योर हैंड, हाउ मेनी आर प्लानिंग टू कम फ्रॉम मंडे? मैम सूरज सिंह। सूरज सिंह, रितिका, वेरी गुड, देन अगेन हु एल्स? अभी तुम लोग को मैं एक सजेस्ट करूँ टीवाई के लिए, बहुत घर पे रह लिया, इट्स हार्डली 3 months आर देयर, यस, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में क्यों नहीं काउंट कर रही हूँ, बिकॉज मार्च में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, अगर ऑफलाइन एग्जाम स्टार्ट किसका, तुम लोगों का नहीं, या सेकेंड ईयर वालों का, फर्स्ट ईयर वालों का, तो उनका एक बार एग्जाम स्टार्ट हो जाता है तो तुम लोगों के कम लेक्चर रहते हैं, अगर वो ऑफलाइन रहेगा तो शायद इधर ही स्टार्ट हो जाएगा तो तुम लोग को उधर भी अलाउ नहीं होगा, तो जो एंजॉय करने वाले महीने बाकी है ना अभी कॉलेज डेज के, वो हार्डली 3 महीने बाकी है,
December, January, इसलिए तो मंडे February. से आ रहे। Yes, you should come. ऑलवेज OSS मैम। अगर see OSS you are planning, actually यूनिवर्सिटी ने GR दिया है कि there should not be any extra curricular activities, ऐसा बोला है. So we are planning for online. लेकिन अगर तुम लोग ज्यादा नंबर में आ रहे हो तो देखते हैं, फिर ऑफलाइन भी कर लेंगे, क्या खराब है. बट इतना बड़ा लेवल पे आई थिंक वो ऐसा नहीं होगा. ऑफलाइन में हाँ हाँ कवर अप हो गया. लेकिन उसमें ही तो मजा आता है, मतलब बैठो, वो पूरा डेकोरेशन मटेरियल काटते रहो, पेंटिंग करते रहो, वो कितना एंजॉय रहता है एक्चुअली, वो सब भी तो होना चाहिए. तो भी वही दूसरा क्या होता है कि ऑफलाइन रहेगा तो एटलीस्ट जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे वो लोग देख के मोटिवेट तो हो जाएंगे, क्योंकि उनको देखने के लिए अलाउ तो रहता है. ऑफलाइन, आर दे डूइंग ऑफलाइन? फिर एक बार जाके देख कैसे कर रहे हो लोग ऑफलाइन में. कौन सा कॉलेज है? वो तो ऑटोनॉमस है ना, उनको तो कोई रूल अप्लाई नहीं होता है. ऑफलाइन तो करो, फिर सजेस्ट करो ऋषिता मैम को. अगर बट जितना मैंने सर्कुलर देखा है नहीं कहा है. इट इज ऑल अप टू द स्टूडेंट कि कब तक आने वाले, अगर ज्यादा रहेंगे तो कर लेंगे. हाँ वही ना. हाँ ना, 6-7 में तो इतना मजा भी नहीं आता है. मतलब ये देख ना पूरा करेक्टली, ये तो ऐसे ऐसे घुमा करे तो वहां पे कुछ भरा हुआ दिखना चाहिए. First year. Now that's what I am saying. You people should plan to come to college now. अभी 2-3 महीना है, सो एंजॉय करो और आ जाओ. एंजॉय करो मतलब कोई तोड़फोड़ नहीं करना है, इधर आके पढ़ाई करो, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन बढ़ाना है. I don't think so. जाए, मैं बोलती हूँ उसके लिए लेके जाओ करके. ओके, yes Alex, you send me the screenshot of attendance. हाँ चलो चलो, shall I end the lecture? मुझे सना ने क्वेश्चन किया है कि मैम एक्सटर्नल एग्जाम, अच्छा तुम लोगों का एक्सटर्नल एग्जाम ना अप्रैल में, अप्रैल एंड मई फर्स्ट वीक एक्सटर्नल एग्जाम. तुम लोग जल्दी नहीं फ्री होने वाले, अप्रैल और मई के फर्स्ट वीक तक, मैक्सिमम अप्रैल पकड़ के ही चलो, अभी एग्जाम होगा ही होगा. बिकॉज इस बार 10th एंड 12th का ऑफलाइन रख रहे हैं तो, हाँ नहीं नहीं कर रहे हो लोग, बिकॉज आई एम द बीबीआई कोऑर्डिनेटर ना, तो जो मैंने देखा है ना, जो टीवाई बीबीआई के स्टूडेंट, ऑल ऑफ देम आर वर्किंग, ऑल ऑफ देम. हाँ अच्छा, वैसे वाले क्वेश्चन आते तुम लोग. बराबर बराबर बराबर. ओके स्टूडेंट, शैल आई एंड द लेक्चर? तूने स्क्रीनशॉट लिया एलेक्स, अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट? अच्छा तूने मुझे भी भेजा है. ओके स्टूडेंट, बाय. शैल आई एंड द लेक्चर?